बच्चों का इवैल्यूएशन हम कब करते हैं, कब करते हैं? फाइनल एग्जाम में वगैरह। ओके, और बस उतना ही? सर एक्टिविटी के नया बाद नया चैप्टर कौन सा भी चालू करते टाइम पहले, हाँ, हाँ चैप्टर के बीच बीच में हाँ प्रश्न चैप्टर पूछ। के पहले भी चालू करते। हाँ, और चैप्टर के बीच बीच में करते हैं, चैप्टर के एंड में करते हैं, चैप्टर के शुरू में? हेलो, शुरू में? यस सर, चैप्टर के शुरू में भी करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया। शुरू में हाँ, भी करते हैं। शुरू में भी पूर्व करते ज्ञान। हैं, वेरी नाइस, शुरू में भी करते हैं। और हम किस लिए क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इवैल्यूएशन करते हैं, किस वजह से करते हैं? बच्चों को समझ में आया या नहीं पाठ जो पढ़ा रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। ये कब हो गया मैडम आपका क्वेश्चन, ये कब का हो गया? जब आपने पाठ पढ़ाया है तब, यानी आपने ये जो क्वेश्चन का ये किया वो उसको समझ में आएगा, यानी आपने लास्ट में किया, बराबर? ओके। यस। हाँ, अभी और कब करते हैं? बीच में करते हैं, अभी किसी ने तो बोला बीच में क्यों करना है? वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या नहीं वो देखने वेरी के नाइस, लिए। और एक वजह रहती है, और एक वजह रहती है, उसका ध्यान है कि नहीं है? ध्यान है या नहीं। और एक हो गया, और एक कारण होता है, वो कितपत सिखा गया पार्ट छोटापर्यंत। समझ में आया कि नहीं सर उसको। यस यस यस, उसका ध्यान है कि नहीं, नहीं, साथ साथ ही हम जो उसको पढ़ा रहे हैं उसको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उस वक्त हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस। और और टॉपिक शुरू करने से पहले भी सर पहले प्रश्न करना, पहले पूछते क्यों हैं करना है, संपल्यानंतर पण पहले क्यों उसको, करना है? वो टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है क्या नहीं उसको क्या प्रीवियस समझने के बोलते हैं नॉलेज। लिए। हम? उसको कुछ तो बोलते हैं ना। प्रीवियस नॉलेज। पूर्व ज्ञान के, करेक्ट, पूर्व करेक्ट, ज्ञान। एकदम बराबर। आंसर। प्रीवियस नॉलेज। हाँ सर, हाँ, बोलो। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बराबर है। और शुरू में बहुत वजह होती है, हमारी बहुत सारी वजह होती है। अगर आपने आपका वो शुरू का क्या बोलते हैं हम उसको, सूक्ष्म अध्ययन यानी जिसको पूर्व हम ज्ञान। माइक्रो टीचिंग याद किए, तो उसका कारण भी आपकी समझ में आ जाएगा कि हम किस वजह से क्वेश्चंस करते हैं, बराबर? हमारा हम जो पढ़ हमारा क्वेश्चन पूछने के पीछे हर एक वजह पे क्वेश्चन पूछने की वजह रहती है कि हम बच्चों को क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अभी आपने कहा क्वेश्चन पूछने के तरीके रहते हैं, एक तो हम पाठ शुरू करने से पहले, पाठ के बीच में और पाठ के अंतिम में क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं, बराबर? अब यहाँ से क्या हुआ, बच्चों को कितना समझ में आया, उसके बारे में उसको कितना पूर्व ज्ञान है, तथा उसका ध्यान है कि नहीं है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, समझ के बाहर जा रहा है कि क्या हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं। ये हुआ क्वेश्चन पूछने का पार्ट में। जैसे बच्चों को पाठ में के बीच बीच में या फिर पाठ पढ़ाते वक्त हम करते हैं, वैसे पूरे साल भर में भी हम करते होंगे, पूरे साल भर में करते होंगे ना, यानी एकेडमिक ईयर यस में, सर। पूरा पूरे एकेडमिक ईयर में करते हैं, बराबर? जैसे कि पूरे एकेडमिक ईयर में हम कितनी बार एग्जाम लेते हैं, आपको याद होगा? 4 4 बार। बार देते हैं 4 सर। बार लेते हैं। कौन कौन सी और कब कब? फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड यूनिट टेस्ट, एनुअल। ओके। और इसको मराठी में हिंदी में कौन बोलेगा? घटक चाचणी 1, घटक चाचणी 2, सहामाही 3, 4 वार्षिक। ओके, सामायिक 3-4 वर्ष, बराबर। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं, बराबर? एक आया आपने जो कहा सत्र के अंतिम में हम लेते हैं ना, अब यह सत्र खत्म होने वाला है, जैसे कि दिवाली के अंत में एक सत्र खत्म होता है, तब एक हम उसकी टेस्ट लेते हैं, और फिर वर्ष के बाद में अंतिम जहां पर उसे पास या फेल करके उसे आउट किया जाता है, बराबर? तो हम साल में 4 बार लेते हैं, बराबर? 4 बार लेते वक्त हम इसके 2 घटक यानी युनिट टेस्ट लेते हैं, बरोबर? ज्याला आपण घटक चाचणी म्हणतो, त्याच्यामध्ये आपण तिमाही आणि नौमाही असे शब्द वापरतो मराठीमध्ये, बराबर है ना? तिमाही चाचणी जे 3 महीनों के बाद और फिर 9 महीनों के बाद है,
और उसके बीच में जो 6 महीनों के बाद, जिसको हम सेमिस्टर भी कहते हैं, बराबर, हर एक सेमिस्टर खत्म होने के बाद ली जाने वाली टेस्ट रहती है, उसको सेमिस्टर टेस्ट भी कहते हैं, सेमिस्टर एग्जाम भी। सहामाही परीक्षा. हा, उसको सहामाही आणि वार्षिक असे 2 शब्द आहेत, बरोबर. सहामाही आपण सेमिस्टर पहिल्याला वापरतो आणि वार्षिक आपण सेमिस्टर एंडिंगला वापरतो, जी अंतिम असते, बराबर. तो ये जो एग्जाम है, ये जो मूल्यांकन किया जाता है, अब जिस तरह आपने मुझे बताया कि पाठ पढ़ाते वक्त हमने जिस वजह से क्वेश्चन किया, अब इसी वक्त मुझे बताओ कि अब जो हम ले रहे हैं इस साल के बीच में वगैरह, वो क्यों लेते हैं हम, या फिर क्यों लेना है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरह से हमने टीचिंग तो करते वक्त पाठ के शुरू में क्वेश्चन पूछा, पाठ के मध्य में पूछा और पाठ खत्म होने के बाद पूछा, बराबर, वैसे ही अभी हम जो सेमिस्टर एग्जाम ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, ये क्यों लेना है हमें, क्यों क्यों? क्योंकि वो अगले कक्षा में जाने के लिए वो एबे सज्जे है क्या? एबिलिटी है नहीं या अभी नहीं। मैडम ने अभी 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 जो क्वेश्चन बताया ना, कौन सी टेस्ट में वो अगली कक्षा में जाएगा? अभी हम लास्ट चार टेस्ट फाइनल। ले रहे हैं ना, अब आप 4 टेस्ट ले रहे हैं, तो 4 यस टेस्ट के मकसद भी अलग अलग होंगे शायद। सर, यस सर। अगर बच्चे में कुछ रिवीजन के लिए प्रॉब्लम रहा तो उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं जैसे सर कि जैसे कि वेरी नेक्स्ट नाइस, जैसे कि नेक्स्ट क्षमता तपास एग्जाम के पहले। हाँ अभी सर जो आपने भी कहा स्टडी जैसे कि किया है ना बच्चे, उसकी रिवीजन के लिए, हाँ, जो स्टडी किया है उसकी रिवीजन के लिए। उसकी रिवीजन के लिए, वेरी नाइस, हाँ, बस त्या इतना ही। वर्गाची क्षमता तुम्ही प्राप्त सर केलं. हाँ, जिस क्लास में है उसकी वो जो कुछ कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, हाँ, और लर्निंग आउटकम्स हैं, वो उसने पा लिए कि नहीं, ये देखने के लिए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और देखो सही लाइन पे जा रहे हैं, अभी आपका आंसर सही सही पे आ रहा है। और भी हैं, और भी हैं, सिर्फ एक ही सर कारण जब नहीं है। तक सर सर 6 महीने तक जो पढ़ाया है वो उसको समझ में आया, उसको क्या दिक्कत आ रही है, यस यस, ये सब तो पता उसको चलता कितना है समझ सर। में आया, कितना नहीं आया, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही, कितनी दिक्कत आ रही, ये भी हम उससे देख सकते हैं। वेरी नाइस। सर और वो जो क्वेश्चन लिख रहा है, किस क्वेश्चन में उसको तकलीफ हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर, कौन सा क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, उसमें वो मूल्यांकन के बारे में हम जो कुछ भी देखते हैं सर, वहाँ कहाँ उसको दिक्कत हो रही है वो समझ में आता है एज ए वेरी टीचर। वेरी नाइस। लेकिन मानो आपको एक समझ में भी आया कि उसको दिक्कत है, तो क्या करेंगे आप? आपके उसमें क्वेश्चन को नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट एग्जाम में उसकी तैयारी वो अच्छे कर लेंगे। मानो उस एग्जाम में वो फेल भी हो गए, फिर क्या करेंगे? यस सर। उसी एग्जाम में वो फेल भी हो गया, तब क्या करेंगे? सर ठीक है। परिवर्तन उनकी करेंगे, रिवीजन सीखने सीखने सिखाते टाइम उसमें परिवर्तन करके ज्यादा efforts सिखाएंगे। लेंगे सर उसके एक्स्ट्रा लिए। था, ज्यादा तास. हाँ, इजी वे में उसको क्वेश्चन आंसर्स लर्न कैसे करना है उसके ट्रिक्स बताएंगे सर। अब वहां पर एक प्रकार है, यहाँ भी वही देखना है हमें। यहाँ पर जब बच्चा एक आध बार फिर हम फेल हो जब फेल हो जाता है, अभी गवर्नमेंट ने तो कहा है कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना है, बराबर, तो वैसे ही लेके जाना है। मानो फेल भी हो जाता है तो इस साल से या पिछले साल से गवर्नमेंट ने अपने जीआर में चेंजेस किया, 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बच्चों को तुम क्या कर सकते हो, फेल कर फेल कर सकते सकते हो। हैं। लेकिन जैसे तुमने फेल किया, उसको उपचारात्मक अध्ययन करो, रिमेंडियल टीचिंग, और उसको तुरंत 1 महीने में उसको क्या करो, क्वालिफाई करा लो। क्वालिफाई करा लो। एक ही महीने में जो साल भर में नहीं हुआ, वो एक ही महीने में करा के उसको पास आउट करो। तो ये वाला जो होता है, ये भी मूल्यांकन का तरीका है। लेकिन वो फेल हो गया तो उस पर उपचार करना है और फिर उसको पढ़ाना है, रीटीच करके, री इवेल्युएट करके उसको पास आउट करना है। तो हम साल भर में बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, साथ ही साथ हम पढ़ाते वक्त क्वेश्चन आंसर करते हैं, इनमें भी कुछ कुछ प्रकार होते हैं।
तो उसी को देखना है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, कितने हैं, और फिर उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन के प्रकार कौन से हैं, उसके टाइप कौन से हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आज हम देखने वाले हैं ये आईएमपी टॉपिक है। इस आईएमपी टॉपिक में कौन से हिस्से पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी सीटीटी में कौन से टॉपिक में के कौन से हिस्से में कौन से यूनिट पर वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को आज हम देख रहे हैं। तो अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन है इसके में हमने अभी जो बातें की हैं वही है, लेकिन इसको और आगे से देखेंगे। सबसे पहले इस इवैल्यूएशन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिससे हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज। यानी हिंदी में हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर उसको शब्द जो है इवैल्यूएशन को, सबसे पहले यहाँ पर उसको वर्ड है असेसमेंट। क्या है, असेसमेंट। अब इस असेसमेंट का हिंदी में पर्यायवाची शब्द जो है वो करीबन 5 अलग अलग शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 5। सबसे पहले उसको मूल्यांकन कहा जाता है, मूल्यांकन के साथ साथ आकलन कहा जाता है। अभी हमने आकलन देखा था यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस। तो ये आकलन जो है यहाँ पर, ये आकलन का मतलब है, ये हो गया असेसमेंट। मूल्यांकन का मतलब हो गया असेसमेंट, और इस साथ ही साथ उसको और एक वर्ड है, उसका नाम है गणिती। देखो ये हिंदी के ऐसे वर्ड है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये वर्ड अगर हमें समझ में नहीं आएंगे तो पूरा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझ लेना है कि उस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हैं, और फिर क्वेश्चन क्या बनता है, और फिर हमें आंसर क्या देना है। देखो ये टॉपिक उतना ही आसान है जितना हम इसको अगर समझ में लेंगे। तो असेसमेंट का जो वर्ड है, मूल्यांकन, आकलन, गणिती, परिगणना, परिगणना और गराना, और क्या है, गराना। इनमें से सबसे ज्यादातर आज तक जिसका वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड है आकलन। क्या है, आकलन। और सेकंड है मूल्यांकन, सबसे ज्यादा पूछा गया आकलन है, फिर पूछा जाता है वर्ड का इस्तेमाल करके मूल्यांकन, और कंफ्यूज करने के लिए घराना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये घराना शब्द 2018-19 में किया गया था। और फिर ये परिगणना, गणिती, इनका भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, कुछ किसका हो रहा है, आकलन का। यस। तो फिर मैं इसको कितने स्टार दे दूं आपके हिसाब से, 5 स्टार। यस। 5 स्टार। तो इसको इसको रेटिंग भी करना पड़ेगी ना, सबसे ज्यादा इसका जो आ रहा है इसको दे रहा हूं मैं 4 स्टार। हाँ, रेटिंग मैंने दी इसको 4। और ये आकलन में आ रहा है कितने बार, बहुत सारे बार आ रहा है। और आकलन ना आए तो उसको आएगा उसके मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है असेसमेंट। अब देखो ये जो मूल्यांकन है, गणना है, परिगणना है, घराना है, गणिती है, आकलन, मूल्यांकन हो, ये जो भी है ये शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो शिक्षा दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, वो शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल हो रही है। फिर आप वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कितना सफल हो रहा है। आप अगर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उस सेमेस्टर का 5th क्लास का, तो उसमें वो कितना सफल हो रहा है। तो ओवरऑल भी देख रहे हैं हम, और टॉपिक वाइज देख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देख रहे हैं, तो वो उसमें कितना सफल हो रहा है ये देखने के लिए हम असेसमेंट या मूल्यांकन करते हैं। समझ में आया, सबसे पहला है वो कितना सफल हो रहा है। फिर है कि आवश्यक सुधार करना है बच्चों में, कि उसको क्या समझ में आया। हम टीचर लोग बच्चों में आवश्यक सुधार करना चाहते हैं। अब मानो बच्चा सफल नहीं हो रहा है तो उसमें क्या सुधार लाना है। सफल नहीं हो रहा है इसका मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या करना है, बदलाव लाना है, सुधार लाना है। और इस उद्देश्य को सामने रखने के लिए या इस उद्देश्य को पाने के लिए मूल्यांकन प्रणाली को, प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एक तो है वो कितना सफल हो रहा है, उसमें क्या आवश्यक सुधार लाना है, और हम उस पर पुनर्बलन देते हैं, रेनिफोर्समेंट देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों पर हमें पुनर्बलन का भी कार्य करना है, बराबर। तो ये सब करते हुए
हमें उसको दृढ़ीकरण कहते हैं ना, दृढ़ीकरण। यानी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमने जब पढ़ाया तो बच्चों को दृढ़ीकरण हो जाता है, एक बार बताने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, या फिर इस टॉपिक ओवरऑल टॉपिक का मतलब भी यही है। तो ये समझाने के लिए हमें ये मूल्यांकन, आकलन, गणिती, परिगणना, गणना या फिर असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, आकलन, अभी जो दिए गए 3 शब्द है वो भी है। तो ये हम क्यों करते हैं, तो हम जो पढ़ा रहे हैं या फिर ओवरऑल हम उसका यूनिट टेस्ट 1, फिर वो उसका सेमेस्टर, यूनिट टेस्ट 2, और फिर जो क्या बोलते हैं उसको, अंतिम सेमेस्टर लेते हैं, तो इसमें वो कितना सफल हो रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है, या फिर उसमें कितना बदलाव लाना है, ये सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों का इवैल्यूएशन, उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इसकी देखेंगे व्याख्या क्या है, तो व्याख्या यानी परिभाषा देखना बहुत जरूरी है, कि परिभाषा अगर हमें समझ में आ गई तो हम इवैल्यूएशन किसे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में सीसी रॉस के अनुसार, या फिर सीसी रॉस ने इसकी एक परिभाषा की है। कौन पढ़ेगा इसको, जो सीसी रॉस ने की है, कौन पढ़ेगा इसको? सीसी रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। वेरी नाइस। अब देखो, ओके मूल्यांकन तो का दिसतंय प्रयोग जो हम हा करते हैं, आपण मूल्यांकन का मोठे मतलब होता है असेसमेंट, और असेसमेंट का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, बच्चे का ओवरऑल क्या है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर, अथवा किसी भी समुच्ची स्थितियों की जांच, यानी सब इकट्ठा की गई जो स्थिति है उसकी जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यहाँ समुच्चय में हम क्या कर सकते हैं, अभी समुच्चय स्थिति कौन सी है, कि अगर मान लो बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, कितने सब्जेक्ट हैं, 6, 6 सब्जेक्ट की स्थिति क्या है पूरी, है ना। तो वो देखने के लिए हम जो जांच करने के लिए जो असेसमेंट करते हैं, जो उसका मूल्यांकन करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, उस सभी को क्या कहते हैं, असेसमेंट या फिर मूल्यांकन कहा जाता है। ये सीसी रॉस का। अगला है कॉलेन तथा हन्ना के अनुसार, कौन पढ़ेगा इसको, कॉलेन तथा हन्ना, पढ़ो, मुसळे मैडम पढ़ो। स्क्रीनच दिसत नाहीये सर मला स्क्रीन कैसे काय दिसत नहीं, पढ़ू क्या सर मैं हाँ पढ़ो मैं पढ़ो पढ़ू अपना। सर। यस यस। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा, अब यहाँ पर प्रदत्त डाटा भी है, उसका जो रिजल्ट है वो भी है, तथा यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, उसको प्रदत्त कहा जाता है। हम जो रिजल्ट लेते हैं, बहुत सारे डाटा हम इकट्ठा करते हैं, उनके संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। यानी बच्चा बहुत सारे, यहाँ पर हम संकलन करते हैं, देखो बच्चे का संकलन संख्यात्मक भी किया जाता है और गुणात्मक भी किया जाता है। कैसे नो, हम संख्यात्मक में जो परीक्षा देता है बच्चा, जो टेस्ट देता है, वो टेस्ट के अंक जो है, उन अंक को हम संख्यात्मक कहते हैं। गुणात्मक कौन हो सकता है, कौन कौन से आते हैं गुणात्मक में, गुणात्मक में क्या आता आहे, नोंदी येतात की नाही, विद्यार्थी कसा बिहेवियर करतो, गुणात्मक मध्ये येतात ते, कॉग्निटिव्ह, उसमें क्या आता है कि बच्चा मराठी अच्छा पढ़ता है, बच्चे के अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसकी हरकतें अच्छी हैं, उसे अवान्तर वाचन अच्छा लगता है, उसका स्वभाव कैसा है। हाँ, वगैरह सब्जेक्ट वगैरह। हम जो कौशल है सर। संकलित में जो बच्चे का गुणात्मक शेरे लिखते हैं वो प्रदत्त में आते हैं, उनके से संबंध में जो बारे में हम जो भी कुछ जानकारी लगते हैं उनकी उसके ऊपर से व्याख्या करते हैं, ओवरऑल बच्चे का रिजल्ट पेश करते हैं, तो उन सभी में क्या है, मूल्यांकन कहा जाता है। ऐसे कॉलेन तथा हन्ना कहते हैं। अब है एडम्स के अनुसार, एडम्स क्या कहता है, कौन बताएगा? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। वेरी नाइस। अब ये जो एडम्स कहते हैं कि मूल्यांकन करना यानी असेसमेंट करना
किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। बराबर। अब वहां पर प्रक्रिया क्या है कि बच्चों को कितना आया है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ये करने वाली एक क्या है, प्रोसेस है। और वो प्रोसेस को निर्धारित करने का काम ये असेसमेंट करता है कि मानो अगर हमने मैथमेटिक्स की टेस्ट ली तो बच्चे का क्या मापन किया गया वहां पर। मैथमेटिक्स 5वीं कक्षा के मैथमेटिक्स की आपने टेस्ट ली, यूनिट टेस्ट ली, तो उससे क्या निर्धारण किया आपने, उससे क्या निर्धारित हो गया, कुछ तो वजह होगी ना उस लेने की, टेस्ट लेने की। उसके गणितीय समझ सर। यस, उसको वो टॉपिक कितने समझ में आए, कौन कौन से टॉपिक समझ में आए और कितने गहराई से समझ में आए, ये सबका जो इवैल्यूट है या फिर महत्व है उसको निर्धारित करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको मूल्यांकन कहा जाता है, ऐसे एडम्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके। अगला है, अगली परिभाषा है, वो है, कौन पढ़ेगा, JW राइस्टोन के अनुसार। JW राइस्टोन के अनुसार मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बदल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यस, अब देखो JW राइस्टोन क्या कहते हैं कि मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में यानी एजुकेशन में, टीचिंग में बल दिया जाता है। क्या बल दिया जाता है कि उसके व्यक्तित्व में, उसके उस टॉपिक के संबंध में परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन होने पर हम जो विशेष रूप से ध्यान देते हैं उनको ही इवैल्यूएशन कहा जाता है। बराबर है। अब देखो, मान लो अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कि ईवीएस का टॉपिक है जिसमें आवास है, और आवास हम अगर पढ़ा रहे हैं तो आवास कौन कौन से हैं, किस किस की कैसे कैसे आवास हैं पता होना चाहिए। जैसे कि भेड़ बकरियों की आवाज को क्या कहा जाता है, बराबर है कि नहीं। तो ये हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसको कितना समझ में आया और उससे उसके क्या परिवर्तन हुआ। जिस तरह से भेड़ बकरी जिस चीज में रहते हैं, घर में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वैसे मनुष्य जिस चीज में रहता है उसको क्या कहते हैं, चूहा जिस घर में रहता है उसको क्या कहते हैं, ये उसको पता हो जाता है, उसके बारे में उसके ओवरऑल नॉलेज हो सकता है, या फिर जिस चीज का मालूम नहीं उसको वो मालूमात करा लेता है। इस पर जब हम फोकस करते हैं तो उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है WN दांडेकर की। दांडेकर ने भी यहाँ पर अपनी एक व्याख्या परिभाषा की है इवैल्यूएशन की, असेसमेंट की, दांडेकर के अनुसार। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इसको, क्या मैं पढ़ूं। मूल्यांकन मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। हाँ, देखो कितनी आसान भाषाओं में समझदारी से दांडेकर साहब ने इस व्याख्या का परिभाषा की है। मूल्यांकन हमें यह बताता है, यानी असेसमेंट हमें क्या बताता है कि बालक ने किस सीमा तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। हमारे भी अभी लर्निंग आउटकम है, वो उसका लर्निंग आउटकम कम क्या है और वो कितने उसने पाया है, ये साध्य करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि उसको पढ़ना लिखना है, पढ़ना, अगर हमारा यहाँ पर लर्निंग आउटकम पहली कक्षा का ये है कि बच्चों को संख्या मालूम होना, क्या बात? संख्या मालूम होना। तो दांडेकर के अनुसार बहुत सारी अच्छी व्याख्या की उन्होंने कि हम जो लर्निंग आउटकम तय करते हैं वो कितने उसको मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, ये बताने के लिए, ये बताने के लिए, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का इस्तेमाल मूल्यांकन करते हैं। करते हैं। बराबर। अभी ये हो गई उसकी परिभाषा, ये हो गई परिभाषा। अब सबसे महत्वपूर्ण है मूल्यांकन। हाँ, अब ये मूल्यांकन शब्द जो है, इन मूल्यांकन शब्द को असेसमेंट कहा जाता है। और एक यहाँ दो पर शब्द दिए गए हैं, आकलन तो हमने देखा था, यहाँ पर और एक शब्द आया, उयापन। उयापन, अब ये मूल्यांकन के लिए ही इस्तेमाल किया गया शब्द है।
अब ये जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, ये देखता हुआ तुम्हारा। अब ये जो मूल्यांकन है, अब ये जो मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन या फिर आकलन एक प्रकार का उपकरण है, इसको हम टूल भी कह सकते हैं, जो विद्यार्थी की उपलब्धि को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। उपलब्धि यानी अचीवमेंट, ना बच्चे ने उस सब्जेक्ट के बारे में कितना गहराई से समझ लिया है, कितना उसको समझ में आया है ना, क्या क्या समझ में आया है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस टूल का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी शिक्षार्थी एक जब शिक्षार्थी एक प्रकार के या दूसरे पाठ्यक्रम के एक उद्देश्यात्मक कार्यक्रम में लगे हों, तो इस बात का संबंध यह है कि वह किस हद तक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करता है। यानी हम जब भी मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है, और इसके लिए जो भी उसने कितना प्राप्त किया है, कितना समझ कर लिया है, ये देखने के लिए टूल है, एक टूल है, उपकरण है मूल्यांकन। अब ये जो मूल्यांकन का जो टूल है, ये बच्चों की उपलब्धियों को मापने के लिए किया गया है। फिर वो हर एक सिलेबस को, हर एक चैप्टर के सिलेबस को, या फिर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग रहता है, उस उद्देश्य में अगर वो जो जब बच्चा जुड़ जाता है, तो उसने उस सब्जेक्ट का, उस पाठ का कितने गहराई से उसको समझ लिया है, कितने हद तक उस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम के उद्देश्य को उसने प्राप्त कर लिया है, ये मानने के लिए, ये पाने के लिए हम ये मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ पर है आकलन। आकलन, असेसमेंट, ये भी उसका ही है, ये भी उसका ही है। आकलन का उद्देश्य होता है बालकों की अभिवृत्ति, एटीट्यूड की क्षमता तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना। यानी बच्चे ने एटीट्यूड कितना ग्रहण किया, उसने नॉलेज कितना लिया, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये नापने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। बराबर। अभी बहुत सारे वक्त हम असेसमेंट करते हैं, जैसे आपने कहा कि यूनिट टेस्ट लेते हैं हम कभी कभी चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं, और चैप्टर वाइज जब टेस्ट लेते हैं हम, तो हमारा उद्देश्य ये होता है, हमारा मकसद ये होता है कि उसने उस चैप्टर के बारे में कितनी गहराई से उसको आकलन किया है, उसको समझ लिया है, उसको संपादित किया है, उसको अचीव किया है, उसने कितना किया है, ये देखने के लिए कितना, कितना यानी क्या है, मेजरमेंट करना होता है। तो कितना करने के लिए मेजरमेंट करना पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मेजरेबल टूल का इस्तेमाल कर कर उसके ज्ञान को नापते हैं। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, ये क्या छोटी सीधी नहीं है। इसमें ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, न कि विस्तृत स्तर पर। जब हम ज्ञान का देखते हैं ना, तो परीक्षण ऊपरी स्तर में देखते हैं, कितना आ गया, कितना नहीं आया, हम उसको विस्तृत में नहीं देखते हैं। आकलन या मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों की विकास का दर पता लगाना होता है। मूल्यांकन या आकलन है, तो ये इसका जो बालकों का जो विकास का दर है, या फिर उसने कितनी मालूमात करके ली है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, और गहराई से जान कर लेते हैं कि उसने क्या पाया है, क्या नहीं पाया है, कितना पाया है, कितना नहीं पाया। अब हमने शुरू में जो आपको क्वेश्चंस पूछे थे कि मूल्यांकन का मकसद क्या है, मूल्यांकन क्यों करना है, क्या करना है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। अब इस उद्देश्य को आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से स्क्रीनशॉट बना कर लो, और ये आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, फिर मकसद है, कौन सा मकसद है और नहीं है तो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, नहीं है तो मतलब वो नेगेटिव क्वेश्चन होगा। बराबर। अभी मूल्यांकन के उद्देश्य को देखेंगे। सबसे पहला मूल्यांकन का उद्देश्य है या फिर होता है, वो है बालकों में होने वाला व्यवहार एवं उसके आचरण में होने वाले परिवर्तन की जांच करना। यानी बच्चे में जो परिवर्तन हुआ है, वो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, देखते हैं। बराबर है, ये देखते हैं कि नहीं। मानो अब हम अगर
मैथमेटिक्स का सर्कल पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमने मूल्यांकन किया, तो हमारा मकसद क्या रहता है? परिवर्तन की जांच करना। किस बारे में परिवर्तन करना है अभी बताओ। अभी ये सर्कल टॉपिक हमने पढ़ाया है और तुरंत हमने उसका असेसमेंट किया और उसमें हमने परिवर्तन की जांच की। क्या परिवर्तन होगा बच्चों को हमने सर्कल पढ़ाया तो? पहले सर सर्कल के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी मिलेगी, तो क्या ज्ञान में इसका वृद्धि मतलब होगी क्या हो उनकी। गया? इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान में बच्चों वृद्धि को होगी। सर्कल की परिभाषा मालूमात हो गई, बराबर? यस सर। करेक्ट। और फिर दूसरा, बराबर बताया आपने, फिर क्या होगा, क्या मालूमात होगा? सर्कल की परिभाषा जिस वक्त उसको मालूम हो गई उस वक्त उसको ये भी समझ में आया कि किसी भी गोल दिखने वाली चीज को सर्कल कहा नहीं जाता। गोल में और सर्कल में अंतर है, ये सर नो। तो उसमें उसके ज्ञान में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? किसी को भी हम सर्कल नहीं कर सकते और किसी गोल चीज दिखने वाले को भी हम सर्कल नहीं कर सकते। दूसरा है, सर्कल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मालूम होगी। सर्कल में कॉर्ड क्या है, जिसको हम व्यास त्रिज्या कहते हैं, बराबर है ना, वो किसको कहते हैं, उसकी अगर परिसीमा निकालनी है तो किस तरह से निकालना है, उसके बारे में क्या अलग अलग सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो क्या है, ये उसको मालूम हो जाता है। तो उसके ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ और सर। नो? यस, यस यस हुआ। डेफिनेटली। तो ये बदल मालूमात कराने के लिए हमें मूल्यांकन की जरूरत है। हम यही भी पता लगाना है कि यह पता लगाना है कि बालकों ने किस सीमा तक कुशलताओं एवं योग्यताओं को ग्रहण किया है, यानी बच्चे ने जो ज्ञान किया है। अभी आपने बोला कि सर सर्कल पढ़ा है, तो उसने उस सर्कल को कितनी सीमा तक पढ़ा, सब कुछ समझ में आया क्या, उसको सिर्फ त्रिज्या समझ में आई, व्यास समझ में आया कि नहीं आया, ये भी देखना है। तो उसने वो उसको किस किस स्किल तक, कितनी एबिलिटी तक उसको उसने ग्रहण किया, उसको कैप्चर किया, ये देखना भी जरूरी होता है। इसलिए हम उसका क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। हर वक्त इवेल्यूशन किया जाता है, पढ़ते वक्त, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बीच बीच में। बच्चा अगर इधर उधर देख रहा है तो उसका अट्रैक्शन करने के लिए, ये सब चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं या फिर उसका असेसमेंट करते हैं। फिर है बालकों की समस्याओं का निर्धारण करना। बालकों को क्या समस्या है, किस चीज की समस्या है, उसका निर्धारण करना तथा उसके दोषों को जानने की कोशिश करना। अब देखो, आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं, किस चीज के? मैथमेटिक्स के। अब मैं बार बार मैथमेटिक्स का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स को क्यों बार बार पूछ रहे हैं, ले रहे हैं। तो मैथमेटिक्स बच्चों को थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगता है, असल में वो हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है। अब क्या है कि बच्चों को जो पढ़ रहे हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है या एक दूसरे से बातें कर रहा है या फिर झगड़ा कर रहा है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको उन बच्चों पर प्यार आ जाएगा? क्या करेंगे आप? क्या आ जाएगा? उसको पूछेंगे। आप पूछेंगे, खाली क्वेश्चन। इतनी इतनी मेहरबानी करेंगे, आप पूछेंगे डायरेक्टली? आप क्या करेंगे, ध्यान सच देने में के लिए बोलो। कहेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या करेंगे हम उसको? गुस्सा करेंगे। कूटेंगे, गुस्सा फिर हम्म। करेंगे। हाँ, और ये हो गया वास्तविक में। अभी मैडम ने बताया आदर्श, आइडल, उसका पूछेंगे क्या समस्या है भाई तेरे को, क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ये हो गया वास्तव। अब आदर्श, आइडल पूछो। लेकिन असल में हम क्या करते हैं, अगर आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ध्यान बाहर है, तो उसको थोड़ी हम पूछेंगे, डायरेक्ट कूटेंगे कि तेरा ध्यान क्यों है, तो बच्चा बाहर क्यों देख रहा है। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो सीडीपी है कि तुम इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो बच्चा बाहर क्यों देखता है। तो उसकी बहुत सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, मेंटल कारण होते हैं, उनको देखना है। तो वो उस तरह से क्यों देख रहा है, उसके दोषों को जानो। क्या उसका दिल नहीं लग रहा है, क्या उसकी रुचि उस सब्जेक्ट में है ही नहीं, क्या आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो उसको पसंद नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो मतिमंद है,
वो लर्निंग डिसेबल है, वो क्या है, जानो। ये उसमें के दोष जानने की कोशिश करना है। या फिर हम अब आप जो ब्लैक बोर्ड ऊपर लिख के दे रहे हैं वो उसकी जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा उसको, या वो बह रहा है उसको सुनाई नहीं दे रहा। कितने तो कारण हो सकते हैं, उन कारण को हमें जानना है, और उन कारण को हम जब जानेंगे तभी हम उस पर उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराएंगे। बराबर। उसको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर रिमाइंडर टीचिंग का इस्तेमाल हम करेंगे, और जब हम ये उपचारात्मक टीचिंग करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है। फिर है बच्चों का सर्वांगीण विकास की गति प्रदान करना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया, सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना, बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना। अब यहाँ पर है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। अब यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमने वो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में देख लिया था। देखो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है, वहां पर आयाम है कौन कौन से, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हाँ बराबर, भावात्मक। एकदम नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पर सर्वांगीण विकास का मतलब वही है क्या, वही विकास है? यस और नो, ओनली ओनली से यस और नो। तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। तो यहाँ का सर्वांगीण मतलब है यहाँ पर बोधात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। बोध उसको कितना हुआ, हाँ, कॉग्निशन उसको कितना समझ में आया, तो यहाँ पर सर्वांगीण का मतलब है यहाँ पर बच्चे का क्रियात्मक, बोधात्मक और भावात्मक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपने डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम को देखा होगा, उसकी टेक्सोनॉमी देखी होगी, उसमें भी यही बहुत सारे जो कुछ स्टेजेस है उनका उल्लेख किया गया है। उन स्टेजों का ही सर्वांगीण विकास में विचार किया जाता है, उन सभी डेवलपमेंट का। जैसे कि बोध में ज्ञान है ना, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान, आकलन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यमापन, क्रियात्मक, बोधात्मक, इन भागों को वहां पर विचार किया जाता है। तो उसका वो उसको कितना समझ में आया है, नहीं आया है, ये उसका सर्वांगीण विकास है। वो विकास को प्रदान करना ही हमारा मकसद है। इसके माध्यम से अध्ययन एवं इसके माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन हो सकता है। सिर्फ विद्यार्थी का मापन करना है क्या हमें, या फिर होता है क्या सिर्फ विद्यार्थियों का, यानी नहीं सिर्फ सर, पढ़ने वाले का ही होता है क्या इवोल्यूशन? नहीं सर, पढ़ाने वाले का भी होता। कैसे कैसे? क्या हम पढ़ाते टाइम कैसे पढ़ाते हैं, हमारी शैली, हाँ नवीन तकनीक उसमें की का इस्तेमाल शिक्षण कर विधि, शिक्षण विधि। हाँ सर, टीचर नवीन तकनीक का भी इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं। हाँ, टीचर नया टेक्निक का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं। तो वो अच्छी तरह से पढ़ा पा रहा है कि नहीं, अगर उसने नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, क्या बच्चों के समझ में आई, वो नई टेक्निक सच में बच्चों पर असर ला पाई, नहीं ला पाई। तो ये करने के लिए इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, कि मानो आप हर रोज कथन के पद्धति से पढ़ाते हैं, हाँ, व्याख्यान के तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आज आपको लगा कि चलो बच्चों को हम डिस्कशन के तरीके से पढ़ाएंगे। फिर आपने जो निर्णय लिया था डिस्कशन के माध्यम से उसको पढ़ाना है, तो क्या मैंने वो सही किया, सही तरीके से पढ़ाया? इतना ही नहीं तो उसको बच्चों को समझ में आया क्या, मैंने जिसकी वजह से अलग अलग सिस्टम का, अलग अलग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्या उस बच्चों तक पहुंच पाया? तो ये देखने के लिए बच्चों को लर्न कितना हुआ और आपने कितनी अच्छी तरह से उसको टीचिंग किया, इस वजह से दोनों का यहाँ पर क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो इसके उद्देश्य से हम क्या करते हैं, ये असेसमेंट करते हैं। बच्चों की प्रगति जो होती है, प्रगति को यदि
नियमित रूप से मापकर उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तो निश्चित रूप से बालक में प्रगति होगी। अभी अगर बच्चे में आप डेली उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस पर कुछ तो सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो वो सुधार लाने के लिए, बच्चों में प्रगति हो रही कि नहीं हो रही देखने के लिए आप यहाँ पर इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में क्या होता है, ज्ञान आ जाता है। और हम उस पर क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है कि वो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, इसके लिए हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन में भी फोकस बच्चा होता है, तो उसको कितने तरीके से समझ में आया और कितने तरीके से नहीं आया। इसके अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षक दोनों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, मैं आपको बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ समझ में आया क्या, और मैं तब तक पूछते रहता हूँ जब तक उसका आप फीडबैक नहीं देते। और अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो मुझे समझ में आएगा कि क्या आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये फीडबैक काम ये करता है कि आपको कितना समझ में आया, कितने गहराई तक समझ में आया। तो ये जानने के लिए हम फीडबैक लेते और यही फीडबैक हमें लेकर क्या करना है, यही फीडबैक हमें लेकर बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए हम इवैल्यूएशन का उद्देश्य सामने रखते हैं। बात समझ में आई इसकी। अब देखो आगे। यस सर। अब सबसे महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट बना के लो। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है। क्या है ये, आईएमपी। अब किस बारे में आईएमपी है ये, इसकी ये किस बारे में आईएमपी है, देखो। क्योंकि आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, और उस पर क्वेश्चन आता है कि ये कौन से प्रकार में आता है और वो कौन से प्रकार में नहीं आता है। अभी देखना है हमें मूल्यांकन के प्रकार। अब ये जो मूल्यांकन के प्रकार है, मूल्यांकन के प्रकार 3 प्रकार है, 3 टाइप ऑफ असेसमेंट। कितने हैं, 3। और यहाँ पर जो 3 जो प्रकार दिए गए हैं, इन 3 प्रकारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में भी यहाँ पर सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे, पहले इंग्लिश वर्ड तो चेंज नहीं होगा, तो इंग्लिश में देखेंगे और फिर आगे हिंदी में देखेंगे। तो कौन पढ़ेगा, टाइप 3 टाइप कौन कौन से हैं, 3 टाइप्स पढ़ो। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, निर्माणात्मक व रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, योगात्मक संकलनात्मक अंतिम मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। वेरी नाइस। अब यहाँ पर डायग्नोस्टिक, समेटिव एंड फॉर्मेटिव, ये इवैल्यूएशन है। अब यहाँ पर ज्यादा करके आपको क्वेश्चंस जो आते हैं आईएमपी के तौर में, यहाँ 2 पर आते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव पर। अब देखो फॉर्मेटिव किसको कहा जाता है। फॉर्मेटिव हम इंग्लिश में देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहेंगे, यानी ये दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में। अब ज्यादातर क्वेश्चन का इस्तेमाल रचनात्मक मूल्यांकन का हो रहा है, यानी जब ये मूल्यांकन के प्रकारों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन पर पूछे जाते हैं, निर्माणात्मक नहीं। निर्माणात्मक या रचनात्मक, अब किसको कहेंगे, फॉर्मेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरह से याद रखना है, ये टाइप को किस तरह से याद रखना है, देखो हम आगे इसकी परिभाषा को तो देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बता के जाता हूँ, जिसको ट्रिक बोलते हैं हम। ये फॉर्मेटिव होता है ना, ये बीच बीच में किया जाता है, बराबर क्या, बराबर है क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ बराबर है कि गलत है। अब यहाँ पर समेटिव, और ये समेटिव जो होता है ये अंत में होता है या फिर अंतिम में लिया, सत्र के अंतिम में लिया जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है, फॉर्मेटिव अभी बीच बीच में हो गया, समेटिव, ठीक है। अब समेटिव को देखो कैसे याद करना है, उसको बात क्या कर सकते हो। अब ये जो समेटिव है, मानो हम शादी में गए हैं या फिर हमने किसी के रिश्तेदार की शादी है, आप उसमें के कार्यकर्ता है, धड़ा नीचे कार्यकर्ता, और शादी हम समेटते कब है, खत्म कब हो जाती है, समेटते ना शादी में,
सब सब सामान समेटते हैं। कब समेटते हैं? शादी के बाद, शादी के शादी सब होने के बाद, लास्ट में लास्ट में यानी शादी खत्म होने के बाद 5-5:30 बजे हम सब कुछ सामान वगैरह समेटने लगते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? या फिर ऐसा कि जैसे कि आपने कहा ना कि शादी का मुहूर्त जो है वो 11:55 को है, और आप लोगों ने क्या किया, 11:55 को है तो आपने करीबन 11:30 को सब कुछ समेटना शुरू किया। चलो कुर्सियों समेट रहे हैं, सब कुछ समेट कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? सगळे पाहुणे असतात. क्यों नहीं चलेगा? काम पूरा नहीं होता है सर अभी। काम ही, जिस काम के लिए आपने उनको बुलाया है वो काम ही नहीं पूरा होना, ऐसा ना? फिर ये बीच में से हमने सब कुछ समेट दिया तो चलेगा क्या? नहीं। तो समेटिव का मतलब ही हुई है, समेटिव को सिर्फ अंतिम में किया जाता है। शादी खत्म होने के बाद, सब इधर उधर जाने के बाद, घर चले जाने के बाद हम सब सामान को समेटते हैं, तो तभी अच्छा लगेगा। हम शादी को सबको बुला रहे हैं और शादी को बुलाने के बाद हम वहां पर बीच में ही समेट नहीं सकते। तो ये जो अंतिम मूल्यांकन है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन है या फिर योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, वो सिर्फ सत्र के अंतिम में किया जाता है। फॉर्मेटिव है जो बीच बीच में, अब बीच बीच में पूछते हैं, देखो आपने खाना खाए, अब कब आए, अच्छे हैं, अच्छा बैठो, ये करो, खाना खा लो, पूछते कि नहीं बीच बीच में, कैसा लग रहा है आपको, हाँ सब कुछ खातिरदारी अच्छी चल रही कि नहीं, ये बीच बीच में पूछते हैं, है ना? ये सब लोग। और फिर आप अंतिम में पूछते हैं मेहमान कि हमारी ये जो शादी की गई है ये कैसी हुई, अच्छी हुई कि बुरी? फिर वो समेट के बताता है अच्छी हुई कि नहीं। वो शुरू में नहीं बताएगा, शादी चल रही है तभी नहीं बताएगा, वो पूरा खत्म होने के बाद, वो पूरा आपकी मेहमान नवाजी देखने के बाद ही तय करेगा की कैसी आहे. सेम कंडिशन आता आपण याला काय करूया, आपल्या भाषेमध्ये टाकूया. ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये बीच बीच में लिया जाता है, यानी हम जब बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो ये बीच बीच में होता है, और बीच बीच में होता है उसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं. फिर आप ये सत्र के बीच बीच में ले रहे हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट है, हाँ यूनिट टेस्ट क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, यूनिट टेस्ट क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिव कहलाएगी. और फिर ये जो अंतिम पेपर है सेमेस्टर वाला, ये क्या कहलाएगा, समेटना है. अभी उसको पास ना पास करके आगे भेजना है, तो वहां पर उसका कौन सा इवैल्यूएशन हो गया, समेटिव. अब उसके शब्द समझ में आए, समेटिव के योगात्मक, संकल्पनात्मक और अंतिम मूल्यांकन. और ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन निदानात्मक, कि आपने कहा सर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के बच्चों को हम फेल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर आपने बच्चों को फेल किया है तो तुरंत उसको निदानात्मक मूल्यांकन करो, उसको पढ़ाओ दोबारा और फिर उसको पास करके भेज दो 1 महीने के भीतर. तो ये जो हम करते हैं ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है. अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, उसमें फेल हो जाता है, तो उसको उपचार करना है, उसका निदान करना है, वो क्यों पीछे है, क्या दिक्कत आई है, ये देखने के लिए हम निदानात्मक इवैल्यूएशन करते हैं. और फिर वो निदानात्मक इवैल्यूएशन करने के बाद बच्चे पर एक अच्छा असर होता है, और फिर वो उसमें की सभी गहराइयां, सभी बारकावे पहचानता है और उसको अचीव करता है और वो क्वालिफाई हो जाता है. समझ में आया? अब इन जो कुछ सब्जेक्ट हैं, ये प्रकार हैं, इनको थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं. तो देखो अभी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, मैंने जो अभी बताया था ना, एक बहुत ही इसमें बताया था कि बीच बीच में लिया जाने वाला है, बराबर. अब निर्माणात्मक, इसको 2 नाम से जाना जाता है, एक है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं. तो ज्यादातर असल में इसका इस्तेमाल रचनात्मक में किया जाता है. निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यमापन बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है. यानी उसका बार बार लगातार उसका ग्रोथ करना है, हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं. हम क्या करें, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सत्र के बीच बीच में पूछ रहे हैं, हाँ? तो इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन पढ़ाना के दौरान यह जांच करते हैं कि देखो अध्यापन पढ़ाने के दौरान चल रहा है, कि पढ़ाने के दौरान हो या सेमेस्टर के दौरान हो, तो दौरान महत्वपूर्ण है. दौरान का मतलब है बीच में, दौरान का मतलब क्या है, बीच बीच में.
दौरान का मतलब है बीच बीच में। तो जांच करते हैं कि बच्चे ने अभिरुचियों अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इवैल्यूएशन बीच बीच में किया जाता है। यह एक सतत सरल प्रक्रिया है। इसका योगदान विद्यार्थियों के परिणाम में 40% होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? कब किया जाता है? बीच बीच में क्या अंतिम में? बीच बीच में बीच बीच में किया जाता है। हाँ, तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये इवैल्यूएशन कब किया जाता है? बीच बीच में किया जाता है। समझ में आया? अगला है योगात्मक संकल्पनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम अंतिम या फिर समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। पढ़ो इसको, कौन पढ़ता है? पढ़ो पढ़ा। योगात्मक संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन, यह मूल्यांकन सत्र सेशन की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। यह सतत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह मूल्यांकन विषय पाठ पढ़ाने के बाद किया जाता है। इसे एक उत्पाद के रूप में माना जाता है। इसका योगदान विद्यार्थी के परिणाम में 60% होता है। तो जो अभी हमने देखा फॉर्मेटिव, वो कितना प्रतिशत है बच्चों के योगदान में? कितना प्रतिशत है? 40%। 40%, बराबर। वो सतत चलने वाला है कि वो कैसा है? सतत चलने वाला है सर। सतत चलने वाला है। खंडित है कि अखंडित है? अखंडित है। अखंडित है, बराबर है। और वो कब किया जाता है? बीच बीच में किया जाता है। तो योगात्मक, देखो इसके नाम में योग, जब अंतिम में होता है योग करना है, इसको जोड़ना है, समेटना है। संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन जो होता है समेटिव, तो ये मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है, सेशन की एंड के बाद। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। यह सतत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि एक ही बार की जाती है, क्योंकि यह मूल्यांकन विषय पाठ पढ़ाने के बाद किया जाता है, ना कि बीच बीच में। यह अंतिम हिस्से में किया जाता है। इसे एक उत्पाद के रूप में माना जाता है कि वो कितना, कौन से सब्जेक्ट को कितना समझ पाया। तो जब इसका रिजल्ट आता है तो हम उसको फेल या पास या फेल कहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमने यहाँ क्या उत्पाद किया कि उसने कितना समझा, कितना नहीं समझा। तो इसका जो योगदान है विद्यार्थियों के परिणाम में 60% होता है। तो योगदान देखो, उसका 60% है, उसका 40 है। ये एक बार होता है तो 60 है, वो बार बार भी होता है तो वो 40% उसका महत्व प्राप्त करता है। समझ में आया? खंडित कौन है? खंडित कौन है? योगात्मक है सर। अखंडित कौन योगात्मक, है? संकल्पनात्मक, अखंडित कौन है? निदानात्मक, निर्माणात्मक या रचनात्मक। निर्माणात्मक। बीच बीच में किसको किया जाता है इवैल्यूएशन? रचनात्मक निर्माणात्मक, अंत में योगात्मक, संकल्पनात्मक। संकल्पनात्मक। तो ये महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टाइप्स हमें याद आ जाएंगे। और अंतिम प्रकार है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। निदानात्मक मूल्यांकन जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, जो फेल हो जाते हैं पढ़ाई के दौरान, तो उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। उसको हम क्या करते हैं, उन बच्चा क्यों फेल हो गया, कौन सा टॉपिक उसको समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, फिर जब क्यों समझ में नहीं आया इसका जवाब मिलता है तो आप अलग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको पढ़ाते हैं। वही तरीके से नहीं पढ़ाते, अब अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि यह निदान करना है। जब ए पार्ट काम नहीं करता है तो हम बी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। जब पहली दवाइयों से बीमार बच्चा ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर वही दवाई लिख कर देता है कि दूसरी दवाई लिख कर देता है? दूसरी लिख कर देता देता है? वही पुरानी वाली नहीं, तो है। नई नहीं सर, दूसरी दवाइयां, देता हाँ, नई दवाइयां लिख कर देता है, क्योंकि पहिली दवाइयों का असर उसको नहीं हुआ है। सेम पद्धत आमची या निदानात्मक मूल्यांकनामध्ये येते। कारण जर मुलाला पहिल्या पद्धतीने शिकवलेलं समजत नसेल, तो फेल झाला असेल,
तर तीच पद्धत दुसऱ्या वेळी वापरली जात नहीं, वेगळी पद्धत वापरली जाते और फिर वो पद्धत इस्तेमाल करके हम बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं। तो वो क्वालिफाई कराने के तरीकों को ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है। समझ में आया? अब देखना है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं। अधिगम में, चलो कौन पढ़ेगा? अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं। अब यहाँ पर मूल्यांकन का मतलब है असेसमेंट। हाँ पढ़ो। अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस के साथ तुलना की जाती है। यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डालता है। अब देखो अधिगम में जो मूल्यांकन हम करते हैं, अधिगम में मूल्यांकन, अब ये जो हम अधिगम में मूल्यांकन का जब इस्तेमाल करते हैं लर्निंग यानी पढ़ाने के वक्त हम जब असेसमेंट करते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, तो क्यों किया जाता है? तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। अब ये शिक्षा प्राप्ति के बाद कब किया जाता है? शिक्षा प्राप्ति के बाद कब किया जाता है? हाँ, वो पाठ सिखाने के बाद। यस यस। तो फिर वो क्यों किया जाता है, क्या विशेषता है कि उसने कितना उसको प्राप्त किया। और इसके साथ साथ सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है कि यहाँ क्या किया, कि शिक्षा प्राप्ति के बाद किया गया सूचना यानी डाटा क्या इकट्ठा किया गया, कि बच्चों को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, क्यों समझ में नहीं आया। तो ये कारण उसको क्या होते, मिल जाते हैं। तो बस टीचर को क्या हुआ, डाटा कलेक्ट हो गया। अब ये जो डाटा कलेक्ट हो जाता है तो वो डाटे के अनुसार हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। सूचनाओं को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसने ए ग्रेड पा लिया, इसने ओ ग्रेड पा लिया, इसने ये ए प्लस है, ये ओ प्लस है, ये बी प्लस है, अमुक है तमुक है, बराबर। तो हम उसको अंकों में या फिर ग्रेडों में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। अधिगम में मूल्यांकन जो करते हैं तो ये विशेषकर हम समेटिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन जिसका उसका परफॉर्मेंस होता है उसके साथ तुलना की जाती है। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन यानी हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन वीक है, कौन ज्यादा है, कौन गहराई से कर रहा है, कौन सीरियस होकर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी तुलना करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यह इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डालता है। तो उसके पहले उसने क्या प्राप्त किया था, कितना प्राप्त किया, क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर हम क्या करते हैं, नजर डालते हैं। अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड निम्न है। अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के देखो इस पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको समझ लो। तो अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के कुछ प्रमुख मानदंड है। मानदंड का इंग्लिश में अर्थ है नॉर्म्स, बराबर। जब भी हम किसी मूल्यांकन का असेसमेंट का निर्मित करते हैं तो उसको नॉर्म की तरीके से ही करना है, बगैर नॉर्म्स का उसको क्रिएट नहीं किया जाता, बराबर है। अब जब हम असेसमेंट करते हैं तो मान लो आपने एक पेपर बनाया, तो सबसे पहले पेपर बनाने के लिए सबसे पहले वो युक्ति संगत है क्या, जिसको हम वैलिडिटी बोलते हैं, जिस वजह से आपने वो लिया है, जिस मकसद से आपने उसको तय किया है, जो उद्देश्य आप चेक करना चाहते हैं, क्या वही उद्देश्य वो मूल्यांकन प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समजा तुम्ही सर्कल हे विद्यार्थ्यांना कळलं की नाही कळण्यासाठी तुम्ही टेस्ट घेतली, जर ती टेस्ट तेच तोच उद्दिष्ट तपासत असेल तर ती चाचणी काय आहे म्हणावं लागेल, तर्कसंगत आहे किंवा व्हॅलिडिटी जिसको हम बोलते हैं सप्रमाणता ती आहे की नाही हे आम्ही काय करतो, चेक करतो। तो
सबसे पहला है ठोस मानदंड पर आधारित होनी चाहिए, पहला निर्भर। फिर है ये विश्वसनीय होना है, जिसको हम विश्वसनीय को एक शब्द है रिएबल, बराबर। अब ये रिएबल है कि नहीं है, तो विश्वसनीय होना। तो अभी विश्वसनीय कैसे, देखो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है या फिर कौन है? महाराष्ट्र की राजधानी का नाम बताओ। मुंबई 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 मुंबई। 4-5 ही आंसर है। मुंबई सही है। यस सर। यस सर, मुंबई। मुंबई। आज मैंने पूछा आपको, क्या पूछा कि मुंबई की, सॉरी, महाराष्ट्र की राजधानी कौन है, तो आपने आंसर दिया मुंबई। मैं कल भी पूछूंगा, कल पूछूंगा। मुंबई रहेगा कल भी सर। वाह, वेरी नाइस। मैं 15 दिन के बाद पूछूंगा। वही रहेगा ना। मैं 6 महीने के बाद पूछूंगा। मुंबई रहेगा। मैं 1 साल बाद पूछूंगा। वही रहेगा। यस। तो ये क्या है, जब जब भी मैंने उसको अंतर रखकर पूछा, उसमें कुछ भी बदल हुआ क्या? उस नहीं। आंसर में कुछ भी बदल हुआ क्या? नहीं। नहीं। तो ये विश्वसनीय कहलाता है कि वो विश्वसनीय है, आंसर रिलायबल है। तो ये देखा जाता है, यानी मूल्यांकन में जब हम टेस्ट बनाते हैं असेसमेंट में, तो जो होता है, जिस वजह से हमने वो टेस्ट की निर्मित की है, क्या वही वो चेक कर रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, उसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। रिलायबिलिटी निकालने के सूत्र अलग अलग है, फॉर्मूलेज है। ये रिलायबिलिटी है कि नहीं है, ये वैलिड है कि नहीं है, ये देखने की। तुलनीय होते हैं, तुलनीय है कि नहीं देखना है। जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की जाती है, जांच परख से की जाती है, तो वो ठीक पाए जाते हैं। तो तुलना करना है, कंपेयर करना है, तो वो कंपेयर भी करना एक मानदंड है, एक नॉर्म्स है, कंपेयर करना। तो ये कंपेयर करके देख लेते हैं कि वही नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है, और उसके तुलना में ये कितना अच्छा है वगैरह वगैरह। तो ये मानदंड है, और इस मानदंड के अनुसार ही हम क्या करते हैं, मूल्यांकन को नापते हैं। अब सर निम्र म्हणजे अब ये जो निम्र म्हणजे काय सर? काय निम्र निम्र निम्न नसेल, निम्न असेल, निम्न असेल हा का? सर, इथं मानदंड निम्र आहे. निम्न नाही हो, निम्न आहे ते, नाही ना पोटामध्ये. ओके सर, हा सर, हा सर, हा ते रेषा ओढल्यामुळे कळालं हे नाही सर. निम्न आहे, निम्न नाही, निम्न। निम्न म्हणजे खाली, निम्नलिखित प्रश्नों के वो वाला निम्न। ओके सर. अब यहाँ पर जो हमने अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड देखा है, अब ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देख रहे हैं। ये मानदंड भी है और विशेषताएं भी है। सबसे पहली विशेषता है वैधता। वैधता यानी वैलिडिटी, है ना। अभी वैधता हम देखते हैं, देखो वैधता होती है कि नहीं, हर एक प्लान की वैधता होती है, ये सर नो? यस सर, होती है सर। हाँ, कैसे होती है? हमारी भी एक वैधता है। अभी आइडिया का सिम कार्ड हो या फिर तुम्हारा जियो का, उसकी जब हम रिचार्ज करते तो वैधता होती है। क्या वैधता होती है? गारंटी कि ये अब तक के कालावधि तक चलेगा। हाँ, ये वैलिडिटी क्या है कि वो पहले 30 दिन की वैलिडिटी थी, सर आप डबल 28 दिन की वैलिडिटी हो रही है ना। फिर 26 दिन की होगी, 26 दिन की होगी, ये वैलिडिटी वही कितने दिन रहने का। लेकिन हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके वैलिडिटी का मतलब वो नहीं है। यहाँ पर वैलिडिटी, वैधता का मतलब है जो हम नापना चाहते हैं, वास्तव में जिस बात का हम परीक्षण करना चाहते हैं, क्या वही उद्देश्य उससे जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो अगर मान लो सर्कल को, मैथमेटिक्स में सर्कल कितना समझ में आए देखने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो जो उसने टेस्ट बनाई है,
क्या वो सर्कल पर ही है, वही पूछ रही है। तो ये वाला जो है, अगर वही पूछता है, अगर उसकी वैलिडिटी अच्छी है तो वो क्या है, प्रामाणिक है, और वरना वो टेस्ट प्रामाणिक नहीं होगी। समझ में आया क्या, वैधता किसको कहेंगे, समझ में आया क्या, हाँ सर। क्या समझ में आया, यस सर। क्या समझ में आया। इस पर क्वेश्चन आता है इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपने देखा होगा अभी 5-6 पेपर दिए हैं आपने 150 मार्क के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार, दो बार, बार बार। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। वैधता का मीनिंग। मतलब अब ये जो वैधता है, इसको असल में इंग्लिश में वर्ड है वैलिडिटी। क्या है, वैलिडिटी। अब ये वैलिडिटी हमारे सिम कार्ड की नहीं है, ये वैलिडिटी है हमारे टेस्ट की। हम जो टेस्ट बनाते हैं, जो टेस्ट लिए, जो असेसमेंट लेते हैं, हम किसी न किसी, अब मानो आपने एक मैथमेटिक्स की टेस्ट बनाई है, बराबर, क्या नाप रहे हैं आप उसमें, किस वजह से ले रहे हैं आप, बताओ, आंसर दो, बोलो पट 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 पट। आप तो उसका अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, हाँ उसका अरिथमेटिक अच्छा है बच्चे कि वो को दिखाए। कितना समझ आया सर? हाँ, कौन से टॉपिक पर ली है, टॉपिक कोई भी सर्कल हो पे। सकता यस, जो टॉपिक पर ली है वही टॉपिक वो नाप रहा है कि नहीं नाप, अगर नाप रहा है तो वो चाशनी क्या है, वैलिड है। अगर नहीं नाप रहा है तो वो चाशनी वैलिड होगी क्या, होगी क्या। नहीं है। नहीं सर। सर। हाँ, अब समझ में नहीं। आया क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया। यस सर। अगला नॉर्म्स है विश्वसनीयता, जिसको अभी हमने पढ़ाया था, रिएबिलिटी। हाँ, अब ये जो विश्वसनीयता है, एक अच्छी चाचनी की सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य या विशेषताएं होती, उनमें है विश्वसनीयता। हम जो नाप रहे हैं, जो ले रहे हैं, विभिन्न विश्वसनीयता विभिन्न परंतु समतुल्य परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, तो मैंने आज पूछा, 15 दिन से पूछा, 1 साल से पूछा, वही रहेगा। मैंने एक व्यक्ति को पूछा या किसी भी व्यक्ति को पूछा तो वही रहेगा ना, है ना। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा यस सर। कि सूरज कौन सी दिशा से उगता है, कौन से, पूरब पूर्व। से। मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर वही आएगा कि बदलाव आएगा। नहीं, वही आएगा सर। वही हाँ, आएगा सर। फिर मुझे बताओ वो क्वेश्चन विश्वसनीय है कि नहीं है। है सर। कब यस सर। विश्वसनीय नहीं होगा, कब नहीं होगा। उसका आंसर एक ही प्रकार से ना अलग हो, अलग अलग आंसर कोई अलग भी। अलग उत्तर आए थे सर। हाँ, फिर वो कब भी लूं, मैं कब भी लूं, 1 दिन से लूं या 10 दिन से लूं या 15 दिन से लूं, तो उसके आंसर में कुछ बदलाव आना है क्या, नहीं। नहीं सर। हाँ, अगर आ गया तो वे विश्वसनीय नहीं होगा। हाँ, अविश्वसनीय होगा। करेक्ट। समझ में आया अभी, विश्वसनीयता समझ में हाँ आया। सर। अब है यस। व्यवहारिकता। व्यवहार में व्यवहारिकता मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। हो सकता है कि मूल्यांकन का कोई तरीका आदर्श हो, परंतु उसे व्यवहार में लाया ना जा सके, यह ठीक नहीं है, इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे जो टेस्ट होते हैं व्यावहारिक, म्हणजे आपल्या चालूच्या ह्याच्यामध्ये ते व्यावहारिक आहे की नाही, ते घेण्यालायक आहे की नाही आहे, है की नाही. कधी कधी आपण अपेक्षा खूप मोठ्या पाहतो, पण ऍक्च्युअली मी वास्तवात तसं असतंय का, नसतं. आपण सगळ्यांनी मानलं, आपण मानलो बाबा रे वय माझ्या 8वीच्या वर्गातली सर्व मुलं 100% हुशार आहेत, मग वास्तवामध्ये 100% हुशार असतात का हो. नहीं सर। नहीं सर।
तो वो जो तरीका है उस तरीके को व्यावहारिकता कहते हैं। यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वास्तविक और व्यावहारिक में क्या अंतर है, व्यावहारिक में वो उपयुक्त हो सकती है, वो कुशल है कि नहीं है, तो वो तय करती है कि वो व्यावहारिकता क्या है क्या नहीं। त्याला आपण जीवन उपयोगी शिक्षण म्हणलं पहा. तुम्ही जे शिक्षण घेणार आहे, घेतलेलं आहे, ज्ञान घेणार आहे ते जीवन उपयोगी असलं पाहिजे का नाही? असलं असलं पाहिजे. पाहिजे सर. तो असलं वो भी पाहिजे. तुमसे जो टेस्ट ले रहे हो टेस्ट व्यावहारिक आहे की नाही आहे हे पाहिलं पाहिजे. उगाच असे प्रश्न विचारू नका, उगाच असं इव्हॅल्युएशन करू नका की ज्यातून त्या मुलाचं त्या सिलेबसचा काही संबंध नाही. मग ती व्यावहारिक असेल का? असेल का? नाही. नाही सर. मग व्यावहारिकता येण्यासाठी आम्ही प्रश्न कशा प्रकारचे किंवा टेस्ट कशा प्रकारची घेतली पाहिजे? वस्तुनिष्ठ. व्यावहारिक असली जीवन आवश्यक गोष्टींवर. हा व्यावहारिक असली म्हणजे रिॲबिलिटी मध्ये असली पाहिजे, व्यवहारात असली पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला काय करता येईल, प्रोत्साहन करता येईल. आणि मग आहे पुढचं ते म्हणजे न्यायसंगता. न्यायसंगता मूल्यांकन. न्याय देता आला पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीला त्याला न्याय देता आला पाहिजे. सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए. अब एक ही क्लास में अभी यहाँ पर न्याय संगतता का मतलब क्या है? देखो, एक ही क्लास में अगर मानो 40 बच्चे हैं तो क्या वो एक ही लेवल के, एक ही तर्क के, एक ही बुद्धिमत्ता के होते हैं क्या? नाही. नाही सर. फिर आपने मानो एक टेस्ट ली और इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों का ख्याल किया, तो क्या वो न्याय संगतता होगी? उसने सही न्याय दिया? नाही. नाही. नहीं सर. नहीं. क्या देना भूल गया हो? सामान्य बुद्धि वाले बच्चे को शामिल करना भूल गया उनके. यस, वेरी नाइस. अब देखो, मैंने कहा कि मैं इतिहास के शुरू के 5 चैप्टर पर टेस्ट लूंगा. क्या कहा मैंने? क्या कहा? शुरू के 5 मैंने क्या कहा? इतिहास विषय के शुरू के जो 5 चैप्टर्स हैं 8वीं कक्षा के, उसके 5 ही चैप्टर पर क्या लूंगा? टेस्ट लूंगा. लेकिन मैंने टेस्ट तो ली, 5 चैप्टर पर आपने तैयारी करके आई, लेकिन मैंने क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहले दूसरे चैप्टर पर बनाए. तीसरे, चौथे, 5वें का मैंने उसमें उल्लेख ही या फिर जिक्र ही नहीं किया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं निकाले. तो क्या मैंने उसको न्याय दिया? सभी कंटेंट को नहीं न्याय दिया. दिया? नहीं दिया. अब क्या क्या समझ में आया तुम्हें न्याय संगतता में मूल्यांकन करने में? क्या समझ सभी में आया? विद्यार्थियों को या सभी कंटेंट को अवसर न्याय देना देना. चाहिए. न्याय सभी देना विद्यार्थियों चाहिए. को, सभी तरह के विद्यार्थियों को, और जो सभी कंटेंट है उन सभी कंटेंट को भी हमें न्याय देना आना चाहिए. यानी इसी वजह से हम उसको न्याय संगतता मूल्यांकन कहा. अगला है उपयोगिता मूल्यांकन. अब उसके नाम में ही सब कुछ है. विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए. आप जो टेस्ट ले रहे हैं, जो इवैल्यूएशन ले रहे हैं, वो उपयुक्त होना है कि नहीं होना? यस और नो? यस सर. हम क्यों लेते यस हैं सर, टेस्ट? होना बच्चों चाहिए. के इस्तेमाल के लिए, बच्चों को उपयोग हो, उसका असर हो, उसका फायदा हो, ये बनाने के लिए. अगर वो फायदेमंद नहीं होती है तो वो टेस्ट क्या उपयोगी क्या है? क्या है क्या? नहीं सर. नहीं है सर. तो उपयोगिता ये कहलाती है कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए ये मूल्यांकन. इसके परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत होना चाहिए ताकि वो अपनी कमजोरियों और जिन बातों यानी बिंदुओं में उसे महारत है उनको जान सके, इस प्रकार वह अधिक सुधार लाने की सोच. उपयोगिता जो पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से या फिर जो आप ले रहे हैं उसका उपयोग होना चाहिए, उसी हिसाब से वो टेस्ट हो अथवा फिर वो किसी के काम की होगी क्या? नहीं होगी. हम जो चाहते हैं अगर वो आ रही है तो काम की है, नहीं तो नहीं आ रही. अब मूल्यांकन का प्रयोजन कैसे करना है? हमें मूल्यांकन का प्रयोजन करना है
कैसे करना है, क्यों करना है, हाँ? कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, चलो बताओ। अब जब हम मूल्यांकन का प्रयोजन करते हैं, प्रयोजन मतलब उसका आयोजन करना होता है, बराबर। जब करते हैं तो बीते समय में बच्चों के अंदर क्या अधिगम परिवर्तन और प्रगति हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन यानी उपयोग, महत्व मना, तो ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले अधिगम में परिवर्तन की प्रगति हुई है कि नहीं हुई है, ये देखने के लिए किसमें, किसके लिए ले रहे हैं हम टेस्ट, टेस्ट किसके लिए ले रहे हैं, टीचर के लिए ले रहे हैं, बालकों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, विद्यार्थी बच्चों के लिए, जिसके लिए ले रहे हैं, क्यों क्या उसके अंदर विद परिवर्तन हुआ, ज्ञान में कुछ सफलता हुई नहीं हुई, ये देखना जरूरी है कि नहीं है। इसके लिए ही हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन का आयोजन प्रयोजन करते हैं। दूसरा क्या है, पढ़ो। प्रत्येक छात्र की आवश्यकताएं और अधिगम शैली क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता है और अधिगम शैली क्या है। हर एक बच्चे की एक जैसी रहती क्या आवश्यकता, हर एक बच्चे की नीड नहीं, एक जैसी अलग रहती है क्या, अलग अलग रहती है। और यहाँ पर अधिगमन शैली का मतलब है लर्निंग स्टाइल, अलग अलग तरीका किसका, अध्ययन करने का, टीचिंग करने का, लर्निंग करने का, उनका अलग अलग तरीका होता है हर एक छात्र का, उसकी नीड अलग अलग होती है। फिर वो नीड के हिसाब से हम प्रयोजन कर रहे हैं क्या, वो नीड का नापन कर रहे हैं क्या, क्या उसने वो नीड को हासिल किया कि नहीं किया, ये देखने का काम किसका होगा, किसका होगा, शिक्षक। शिक्षक का। तो इसीलिए वो क्या करे, मूल्यांकन का प्रयोजन यानी उसकी आयोजन करे उस मूल्यांकन का। अध्यापन अधिगम योजना संकल्पित करना जो वैयक्तिक जरूरतों और अधिगम शैलियों के लिए प्रगतिशील हो। अध्यापन यानी टीचिंग लर्निंग जो योजना है संकलित करना है जो व्यक्तिगत जरूरतों और अधिगम शैलियों के लिए प्रतिक्रियाशील हो। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देने वाली होनी चाहिए। हम जब मूल्यांकन का प्रयोजन करते हैं तो सबसे पहले वो प्रगतिशील हो, ये हमें देखना है। पहले मूल्यवर्धन द्वारा अध्यापन अधिगम सामग्रियों को सुधारना। हम मूल्यवर्धन करते हैं कि नहीं करते, करते कितने मूल्य कितने हैं कुल मिलाकर, वो तो पता है कि नहीं, मूल्य कितने हैं पता है कि नहीं है। अरे आपने अभी तो बीएड किया है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ी ओल्ड वाले हैं आप। हाँ, तो जो 10 मूल्य हैं हमारे पास, बराबर है, देखो गिन कर लाओ कल दो, और ये मूल्य हमें क्या करना है, बच्चों में देना है। और मूल्यवर्धन द्वारा अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो है सामग्रियों में सुधार लाना है। सामग्री यानी टूल्स होते हैं, उनमें बदलाव लानी है। कमियों के बारे में पता लगाने में सहायता करना है। किसकी कमियों के बारे में सहायता लगाना है, कि बच्चों में क्या कमी है, क्या ज्यादा हुआ है, ताकि छात्र प्रभावी अधिगम कार्यनीतियों को विकसित कर सके, बराबर। इसीलिए बार बार उसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पाने की सीमा का मापन करना है। वो कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया, लर्निंग आउटकम कितने हो गए, कितने नहीं हो गए, वो कितने हद तक है, ये सब अगर मापना है तो हमें इवैल्यूएशन होना जरूरी है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना है, यानी लर्निंग जो सिस्टम है, स्टाइल है, उसको प्रभावशीलता से बढ़ाना है। इसीलिए हम मूल्यांकन का या फिर असेसमेंट का ये करते हैं, जिक्र करते हैं, और एक दूसरे में क्या करते हैं, स्पर्धा लगाने की कोशिश करते हैं। अगला है प्रत्येक छात्र की प्रगति को अभिलेखित करना और माता पिता तथा अन्य
हितकारों को इसका संप्रेषण करना, यानी ये मूल्यांकन का जब प्रयोजन किया जाता है तो उसके माता पिता को बुलाओ, अन्य हितकारकों को बुलाओ और उससे वार्तालाप करो, संप्रेषण कम्युनिकेशन करना है, और बच्चे को कितना क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ है, हाँ, वो उसको बताना है। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है, इसे कहेंगे वो मूल्यांकन और जो अपने यहाँ पर जो एग्जाम होते कि नहीं, पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक कौन लेता है, फरवरी में या फिर आपके दिवाली के समय इस वेकेशन पर कौन लेता है, वो जो पेपर आप लाते हैं कौन बनाता है, मुख्याध्यापक संघ सर। मुख्याध्यापक संघ बनो। विद्यालय। हाँ, और कहीं कहीं वो किताबें ये लाना नहीं होता तो हम क्या करते हैं, विद्यालय पे बनाते हैं। विद्यालय का मतलब कौन होता है, वहां का टीचर को ना कुछ बनाता है अपने बच्चों के लिए, बराबर है कि नहीं। यस सर। तो ये जो मूल्यांकन है ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन देखना है। विद्यालय आधारित यानी स्कूल के प्रीमाइसेस में जब आप लेते हैं इवैल्यूएशन तो उसको विद्यालय आधारित इवैल्यूएशन कहा जाता है, और ये स्कूल स्तर पर किया जाता है। कौन से स्तर पर किया जाता है, स्कूल स्तर पर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत ही स्कूल स्तर पर किया जाता है, उसको विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहा जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा दिया जाता है। यानी ये जो लेते हैं इसके लिए गाइड होता है, गाइड जो सूचनाएं दी जाती हैं वो सूचनाएं दी जाती हैं, कब लेना है, कितने बजे स्टार्ट करना है। तो ये जो सब कुछ अब ये तय कर रहे हैं तो ये अध्यापक कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अध्यापक। बनाए किसने, अध्यापक। तो करेगा कौन, अध्यापक। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जा रहा है या फिर किया जाता रहा है। यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, तो यह मूल्यांकन वहां पर एक बार ही किया जाता है, बार बार किया जाता नहीं, या फिर अलग अलग व्यक्ति नहीं करेंगे। अब इसमें तत्परता परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक साइकोमोटर क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का बार बार सुनिश्चित और प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। तब जब हम बच्चों का बार बार इवैल्यूएशन करते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं प्रभावशाली तरीके से उसको हम मूल्यांकन की मालूमात देते हैं, जानकारी देते हैं और उसको शामिल करके लेते हैं। विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है वो बाल केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यमापन केंद्रित होता है। तो ये जो विद्यालय वाले मूल्यांकन आप ले रहे हैं तो कौन कौन केंद्रित होते हैं, कौन कौन, बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन। और बहुआयामी मूल्यांकन शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है। ये इवैल्यूएशन सर्वांगीण विकास, बोधात्मक, भावात्मक आणि क्रियात्मक, इन 3 डोमेन का यहाँ पर क्या करता है, ये विकास करता है। प्रत्येक बच्चे को अपनी वैयक्तिक योग्यता यानी कैपेबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी डेवलपमेंट को पता चले और विकास के आधार पर निर्माण करता है। तो ये उसको मिले, इस वजह से हम विद्यालय आधारित क्या करते हैं, मूल्यांकन लेते हैं। और भी विशेषताएं हैं मूल्यांकन आधारित, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं। अब देखो क्या है अगला, कौन पढ़ता है इसको, पहला वाला पढ़ो एक एक ये करके। पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। हाँ, ये जो मूल्यांकन होता है ये अधिक विस्तृत होता है, अधिक व्यापक और सतत यानी कंटिन्यू चलने वाला है। दूसरा, इसका मुख्य लक्ष्य विद्यालय शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर
उन्मुख करने की सहायता देना होता है। अभी ये जो इसका जो मुख्य लक्ष्य है विद्यालय आधारित मूल्यांकन का, तो इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि विद्यार्थियों को सुनिश्चित सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख रखने में सहायता देता है. उन्मुख यानी विकासाकडे राहणारा, उदयमुख ज्याला आपण म्हणतो तो वो क्या करता है, सुनिश्चित करता है विकास की ओर ले जाने के लिए. अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में प्रश्नों के उत्तर जानने के अवसर भी प्रदान करता है. अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में प्रश्नों के उत्तर जानने के अवसर भी प्रदान करता है कि उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि विद्यालय आधारित जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वो विद्यार्थियों को ही सामने रखते हैं ना, थोड़ी दूसरों को रखते हैं, थोड़ी कंटेंट को रखते हैं. कि विद्यार्थी को जब हम लेते हैं तो कितना आता है कितना नहीं आता है, उसके प्रश्न उत्तर जानने का उसको अवसर देते हैं बच्चों को. यह अधिक पारदर्शी, भविष्यात्मक और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिताओं के बीच सहयोग की अधिक गुंजाइश मुहैया करवाने वाला होता है. जब हम विद्यालय आधारित मूल्यांकन करते हैं तो ये सब बातें होती हैं क्या, जैसे इन्होंने कहा भविष्यात्मक, शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता पिता के बीच सहयोग की सहयोजन की अधिक गुंजाइश मुहैया कराने वाला होता है. सच है कि ये ट्रांसपेरेंट तो होता है, कितना ट्रांसपेरेंट होता है विद्यालय वाला. जब हम विद्यालय में तुम खुद बनाए हुए टेस्ट लेते हो तो वो क्या पारदर्शी होते हैं, यस और नो. जिस यस तरह सर. से बोर्ड के यस सर, पारदर्शी होते पारदर्शी. हैं उस तरह से विद्यालय के होते हैं क्या, विद्यालय के भी पारदर्शी होते हैं सर. यस. और ये जो कुछ हम पूछते हैं वो भविष्यात्मक होते हैं. शिक्षार्थियों को, अपने अध्यापकों को, माता पिताओं के बीच में एक संयोजन बनाने का या फिर एक दूसरे को हेल्पफुल बनाने का, एक दूसरे को मदद कराने का वाला होता है. शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है. मैंने शिक्षार्थी को अपनी जो क्षमता है उसको और बेहतर तरीके से बनाने में एक हेल्पफुल रहता है कि ये क्या करे, क्षमता को बढ़ाए. विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशन होता है, बराबर. तो एक ही अंग का विचार नहीं करता है. यहाँ पर बोधात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन क्षेत्रों का, इन मोटार डोमेन का यहाँ पर विचार किया जाता है. अब यहाँ से चेंज होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का. यहाँ पर मूल्यांकन हुआ है लेकिन मूल्यांकन है. सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है CCE, बराबर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम कहते हैं, बराबर. तो ये कैसा होता है, किस तरह से होता है, यहाँ से और थोड़ा जरा डीप में है. तो इसको अगर मैं यहाँ से आगे लगाऊंगा तो ये आप शायद दिमाग के ऊपर से चला जाएगा. तो हम इसको अगले 2 हिस्सों में देखेंगे, इसको कल भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, दिमाग के ऊपर से चला जाएगा. और यहाँ पर करीबन एक 10 स्लाइड है, क्या आप उसको सह पाएंगे क्या आप उसको, 10-11 स्लाइड है. नहीं सर, दिमाग के ऊपर से जाएगा सर. नहीं सर, अभी भी हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग हो रहा है. हाँ. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको हम यहाँ पर रुकाएंगे और फिर कल और बाकी का बचा हुआ वो अगले फ्रेश मूड में लेंगे, है ना. ठीक है, ठीक है सर. यस सर. हम यहाँ पर अभी रुकेंगे